बंगाल का मुर्शिदाबाद तमाम कोशिशों के बाद भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। 10 अप्रैल से लगातार बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो या फिर 24 परगना का इलाका हो, लगातार झुलस रहा है, हिंसा हो रही है। अब तो हद इस बात की हो गई कि बीएसएफ पर भी दंगाई लगातार सीधे गोलीबारी कर रहे हैं। तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। आज एक बार फिर से मुर्शिदाबाद पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे क्या जिस तरीके से संभल में 24 नवंबर के दिन जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी संभल से पूरे देश को जलाने की, क्या मुर्शिदाबाद में भी वक्फ के नाम पर ऐसी ही कोई साजिश रचने की कोशिश की गई थी? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तीखे सवालों का आज आपको सामना करना पड़ेगा क्योंकि दिक्कतें बंगाल में बहुत ज्यादा है। सबसे पहले मैं संभल की बात करूं तो जिस तरीके से 24 नवंबर में संभल में जो कुछ हुआ, क्या मुर्शिदाबाद भी वो एक एपिसेंटर बनाने की कोशिश थी? बिल्कुल अभिषेक जी, आप देखेंगे तो दोनों में जो एक समानता है एक तरह से, वो ये है कि वहां पे जो बहुसंख्यक समाज है वो मुस्लिम समाज है। आप अगर मुर्शिदाबाद का डेमोग्राफी देखें तो अभी करीब करीब 67% की वहां की जो आबादी है वो मुस्लिमों की आबादी। इनफैक्ट वहां का जो मेजर आप पॉलिटिकल फोर्स देखेंगे, 3 लोकसभा उसमें आते हैं। एक बहरामपुर आता है, एक जहां तक मुझे पता है जंगीपुर आता है, एक मुर्शिदाबाद आता है। तीनों के जो एमपीज है वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं। तीनों के एमपीज टीएमसी से ही आते हैं। एक तो वहां पे एक प्रकार से आराम से एग्जैक्टली चुस्की ले रहे हैं, उनकी फोटो वायरल हो रही है। हाँ। तो वहां पे जो डोमिनेंस है एक तरह से, संख्यात्मक रूप से भी आप देखेंगे, राजनीतिक रूप से भी वो इस समाज की है। और इसके कारण संभल और इसमें ये समानता है कि दोनों जगह मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक जो डिफरेंस दोनों जगह है कि दोनों जगह प्रशासन अलग अलग है। इसलिए कोशिश दोनों जगहों पे हुई, लेकिन संभल में वो भड़क नहीं पाए। और मुर्शिदाबाद में चूंकि उसे समर्थन है वहां की राज्य सरकार का, वहां की प्रशासन का, तो देखिए किस प्रकार के हश्र हो गए हैं वहां पे। मुर्शिदाबाद आप देखेंगे, अगर उसका आप ज्योग्राफी देखेंगे तो बंगाल से करीब करीब उसका पूरा का पूरा बॉर्डर एक साइड का, ईस्ट साइड का बंगाल से सटा हुआ है और बहुत ज्यादा घुसपैठ हो रखी है, उसमें किसी को वहां पे डाउट नहीं। अब देखिए यही प्रॉब्लम है देश में, जहां जहां भी आप देखेंगे कि जो मुस्लिम समाज है वो बहुसंख्यक होते जा रहा है। आप ईस्ट बिहार का एरिया देख ले, किशनगंज वाला एरिया देख ले, आप बंगाल का मालदा का ये वाला एरिया देख ले, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-4 जिले देख ले, केरला के 2-4 जिले देख ले। वहां पे बहुत मुश्किल हो जा रहा है प्रशासन को किसी प्रकार से कानून व्यवस्था बनाना। जो हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उसी को एस्टैब्लिश करना। जहां हम हिंदू त्योहार मनाने की कोशिश करते हैं तो आप अक्सर देखेंगे आगजनी, पत्थरबाजी, पेट्रोल बम। नहीं सर, अब तो हाईकोर्ट जाना पड़ने लगा है बंगाल में हिंदू त्योहार मनाने के लिए। बिना हाईकोर्ट के त्योहार नहीं मना सकते आप वहां। बंगाल में तो स्थिति आ ही गई अभिषेक जी। और इस बार भी देखिए, राज्य सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो अगर हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा कि यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और बीएसएफ की टुकड़ियां लगाई जाए, तो आप सोचिए कि वो राज्य सरकार के मुंह पर तमाचा है कि आप अपने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रहे हो, इसीलिए इसे हमें इंडिपेंडेंट एजेंसी को देना पड़ रहा है। सर आपके शुभेंदु अधिकारी भी बहुत लंबे वक्त से चिट्ठियां लिख रहे हैं गृह मंत्रालय को, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। सरकार नहीं सोच पा रही इस बारे में। मैं एकदम आपकी भावना से बहुत वाकिफ रखता हूं अभिषेक जी, और एक आम व्यक्ति के तौर पर ना देखिए दुख होता है। हिंदुस्तान में भी अगर हिंदू इस तरीके से मारा जाएगा तो दुख होता है वाकई में। बांग्लादेश के लिए बहुत सारे लोग चिल्लाए, बांग्लादेश में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लेकिन बंगाल के लिए चिल्लाने वाला कोई नहीं दिखता है। लोग पलायन कर रहे हैं, वहां से अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं उन लोगों को। बिल्कुल, इससे बड़ा मेरे ख्याल से दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि किसी देश, मुझे नहीं लगता विश्व में कोई भी और ऐसा देश है जहां वहीं का बहुसंख्यक समाज उसी देश के अंदर पलायन कर रहा हो। तो मुझे भी उतनी ही शर्म आती है जितनी आपको शर्म आ रही है अभिषेक जी। और इनफैक्ट इस पे एक विधायक का कमेंट आया टीएमसी का, मैं वीडियो देख रहा था, उनसे जब पूछा गया इस पलायन के बारे में तो बोलते हैं कि बंगाल से बंगाल में ही पलायन कर रहे हैं ना, कहीं और थोड़ी जा रहे हैं। तो किस प्रकार की ऑडेसिटी इस प्रकार के बयान देने की। और मैं आपकी उस बात से बहुत वाकिफ रखता हूं, राष्ट्रपति शासन के बयान से। अब मुझे लगता है, जहां तक एक आम व्यक्ति के तौर पर तो मैं भी यही चाहूंगा, मुझे जहां तक लगता है केंद्र सरकार बहुत नजर बनाए हुए इस पूरी चीज पे। पूरी चीज का प्रोसेस होता है अभिषेक जी, और मुझे लगता है जरूरत आने पे वो भी किया जाएगा। एक तरह से अभी तक वो देखा जा रहा है कि राज्य सरकार शायद अपने तरीकों को सुधार ले, शायद वो उसने जिस संविधान की कसम ली है उसका पालन करने का अक्षर कम से कम कोशिश करे। नहीं होने पर अंतिम रास्ता तो वही दिखता है।
सर, जिस तरीके से सरकार का, प्रशासन का समर्थन इन दंगाइयों को दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ संशोधन का जो कानून है, वो समर्थन लागू नहीं होगा। मतलब ममता दीदी क्या उकसाना चाहती हैं कि केंद्र सरकार यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए, उसके बाद वो संवेदनाओं के साथ अपनी जो कमियां हैं पिछले लगभग 12-13 साल की, उसे छुपा कर फिर से वो गद्दी पर बैठ सकें? बहुत सही आकलन है आपका अभिषेक जी, वो चाह यही रही है। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि वो जो वहां का एक मेजर वोट बैंक है, उसको केटर करने की कोशिश करती है बोल के कि वक्फ यहाँ पे लागू नहीं होगा, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। एक सदन से पास हुआ लॉ, वो कोई राज्य का चीफ मिनिस्टर थोड़ी बोल सकता है कि हमारे स्टेट में लागू नहीं होगा। अब देश से अलग थोड़ी है, पहला। दूसरा, वो यही चाहती है कि इस प्रकार की चीजों के बाद केंद्र जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगाए तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, और इस लोकतंत्र की हत्या वाले नैरेटिव के सहारे पूरी इंडी गठबंधन आप देखेंगे फिर से एकजुट होकर केंद्र सरकार का विरोध करने लगेगा कि आपने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कैसे लगा दिया। और इसीलिए मेरे ख्याल से वो रिस्ट्रेन बढ़ता जा रहा है कि इनको ये अनड्यू एडवांटेज ना दिया जाए विक्टिम कार्ड खेलने का, क्योंकि वहां के जो लोग हैं अभिषेक जी, देखिए बंगाल में भी पिछली बार आपने देखा होगा जब इलेक्शन हुए थे स्टेट के, जिन्होंने टीएमसी को भी वोट दिया है, अब उनका भी पेशेंस खत्म हो रहा है। वो भी कह रहे हैं कि ये तो हद से ज्यादा हो गई। अब धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हिंदू मारे जाते रहेंगे और आप खड़े होकर देखते रहेंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। शुभेंदु अधिकारी का बयान है कि आमिर हसन इमरान सिमी के कार्यकर्ता रहे हैं, राज्यसभा ममता दीदी ने भेजा है। सिद्दीकुल्ला जो मंत्री हैं उनके, वो जमात के लीडर हैं। फरहाद हकीम दावत इस्लाम का खुले तौर पर बयान देते हैं और कहते हैं कि दावत इस्लाम यहाँ करेंगे। दावत इस्लाम का मतलब हिंदुओं का नरसंहार सीधे तौर पर। उसके बावजूद भी क्या कौन समझने की कोशिश नहीं कर रहा है? चाहते क्या है ये लोग? बंगाल को तोड़ना चाहते हैं, मुगलिस्तान बनाना चाहते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, चाहते क्या है? अभिषेक जी, मेरे ख्याल से राज्य सरकार तो जो कर रही है, आम वोटर्स के नाते मुझे लगता है हम लोगों को भी जागना पड़ेगा। आप देख लीजिए बहरामपुर कितना बड़ा एग्जाम्पल है, जो लोकसभा क्षेत्र है। आपको पता है 1951 से लेके पिछले इलेक्शन तक 2024 तक हर बार वहां पे एक हिंदू सांसद रहा है। अधीर रंजन चौधरी खुद 1999 से 2019 तक 5 बार लगातार वहां से सांसद बने। और 2024 में देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता है, ममता बनर्जी गुजरात से एक व्यक्ति को लाकर वहां पे टिकट दे देती है जो बंगाली बोल तक नहीं पाता है, और उसे लोग वोट देकर जिता देते हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम समाज से आता है और वहां पे बहुसंख्यक समाज मुस्लिम। तो सोचिए कितना डेंजरस प्रेसिडेंट है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी हिंदू वहां पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं ममता जी को और इनको वोट देते हैं, उनको ये देखना होगा कि आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा कष्ट होने वाली है अगर ये सत्ता में रह गए। आने वाली पीढ़ियों का क्या कुछ होगा वो तो नहीं पता सर, लेकिन 90 में हमने कश्मीर देखा, क्या हम उससे कुछ सीखे नहीं है? उसी के दर्द मुझे तो लगता है 90 में जब कश्मीर में ये सब हो रहा था वीडियोस वगैरह नहीं होते थे अभिषेक जी, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलता था न्यूज़पेपर्स में 2-3 दिन बाद वो न्यूज आते थे। एक अच्छी चीज अब क्या हुई है कि सोशल मीडिया के कारण हमें वीडियोस दिख रहे हैं, हमें दर्दनाक हादसा दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि लोग पैदल जा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि वहां पे आग लगी हुई है, हमें दिख रहा है कि पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से कम इससे लोगों को जागना पड़ेगा। ये देखने के बाद भी अगर हम फिर ऐसी एक पार्टी का, टीएमसी का और ममता दी का समर्थन करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि फिर हमें किसी प्रकार का हक और अधिकार है अपनी सरकारों को क्वेश्चन करने का। बिल्कुल, लोकतंत्र है इस देश में, चुनाव हर 5 साल में होते हैं, तो उसके बावजूद भी लोग ममता दीदी को वहां वोट देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। क्या कुछ बंगाल की सच्चाई है जितनी तस्वीरों में देख रहे हैं, क्या वही सिर्फ सच्चाई है या उससे ज्यादा भी भयानक सच्चाई बंगाल की फिलहाल 3 जिलों में जिसमें हिंसा चल रही है उससे भी कहीं ज्यादा भयानक सच्चाई वहां की है? हम शायद दिल्ली में बैठकर इन चीज़ों को सिर्फ आकलन ही कर सकते हैं, लेकिन जीवंत तौर पर उस सिचुएशन को हम जी नहीं सकते। उम्मीद करेंगे केंद्र सरकार इसमें जल्द से जल्द इंटरफेयर करे। बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है, 9 कंपनियां वहां तैनात है। एनएसजी को उतारने की भी बात लगभग वहां की जा रही, क्योंकि संदेश खाली में जिस वक्त चीजें खराब हुई थी तब वहां भी एनएसजी ने मोर्चा संभाला था और वहां की सिचुएशन कंट्रोल करने में एनएसजी ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी बंगाल अभी कितने दिन और जलेगा देखना दिलचस्प रहेगा। कब तक जो पलायन करने वाले परिवार हैं कब तक वापस अपने घरों को लौटते हैं और कब तक हालात सामान्य होते हैं और असल में वाकई में ममता दीदी क्या कुछ चाहती हैं, इसका भी राजफाश होना जरूरी है। कब तक वो होता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। बाकी इस पूरे विषय पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करने में जरूर बताइएगा। नमस्कार।